हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं साइकोलॉजी के चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का नेक्स्ट पार्ट है, वो क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आया हूँ। तो मैं यहाँ आपको इसी चैनल पर ओनली साइकोलॉजी के 3000 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो जिसकी सभी वीडियोज़ है आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएगी, और पीछे की वीडियो चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो नई वीडियो आएगी नेक्स्ट तो वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको साइकोलॉजी है, इसके अलावा मैथ है, और मैथ ज्योग्राफी यानी कि ओनली क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चैनल को आप सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपन क्वेश्चन लेते हैं। तो आज है वो कल का क्वेश्चन रहा था अपना, लास्ट वीडियो थे डाले थे उसका, ये लास्ट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, इसका आंसर बताया नहीं था, अब ये आपके लिए था। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों परिवार। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम क्या है? परिवार। तो चलिए दोस्तों, अपना आज की वीडियो को पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। तो संगठन का आवश्यक सिद्धांत क्या है दोस्तों? यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है धन कमाना, संगठन का नाम व ढांचा, विभागीय, रोजगार, अवसर। तो संगठन का आवश्यक सिद्धांत क्या होता है? संगठन क्या होता है? विभागीय। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? विभागीय, यानी धन कमाना। ये तो नहीं है, संगठन तो नहीं है। संगठन का नाम, तो संगठन का नाम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे आरएसएस संगठन हो गया, जैसे अन्य भी आप देख सकते हैं। और विभागीय, विभाग क्या होगा? एक कोई भी विभाग है, जैसे टीचर्स विभाग है, वो एक टीचर का क्या है? शिक्षकों का एक संगठन हो गया। तो इस प्रकार ये क्या होगा? विभागीय। संगठन का आवश्यक सिद्धांत क्या होगा? विभागीय। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 है, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है। पहला ऑप्शन है अभिभावक अध्यापक सभा, दूसरा गतिविधि प्रदर्शन, तीसरा है खेल प्रतियोगिता, और चौथा है दूरदर्शन कार्यक्रम। तो शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क कौन सा रहने वाला है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा खेल प्रतियोगिता। यानी खेल प्रतियोगिता, जैसे आईपीएल है, वनडे है, टेस्ट सीरीज, ऐसे इसमें क्या होता है? जनसंपर्क क्या होता है? सबसे ज़्यादा ही होता है ना। तो खेल प्रतियोगिता इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पर्यवेक्षण क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। पर्यवेक्षण होता है दोस्तों, कोई भी कार्य होता है क्या, या फिर कोई प्रक्रिया है या कोई गतिविधि है, उसको बिना उसमें कोई दखलबाजी, कोई टीका टिप्पणी किए या उसमें हस्तक्षेप किए बिना उसको ध्यानपूर्वक देखना, ये वो क्या होता है? पर्यवेक्षण। तो इस पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है सीखने की स्थिति में सुधार, दूसरा है उपकरणों का प्रबंधन, तीसरा है प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम, चौथा है रिकॉर्ड्स का रख रखाव। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसका यानी पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित क्या हुआ? यानी कोई चीज़ को हमें, कोई गतिविधि है उसको बिना हस्तक्षेप के ध्यानपूर्वक क्या कर रहे हैं? देख रहे तो सीख ही रहे हैं ना। तो सीखना, तो सीखने की स्थिति में सुधार, यानी जो हम सीख रहे हैं उसे, जो चीज़ सीख रहे हैं उसकी स्थिति है उसमें सुधार करना। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? यानी बालक है या फिर कोई बालक है, उसका उसकी वृद्धि है यानी अभिवृद्धि है, किस काल में सबसे अधिक होती है? यानी वो यानी बड़ा, उसका शरीर बड़ा किस अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन दिया है शैशव काल, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था, चौथा प्रयुक्त सभी। तो हमें तो एक बताना है, उपयुक्त सभी तो नहीं हो सकते। तो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों शेषावस्था। शेषावस्था में आपने देखा है कि बालक है वो 2-3 साल तक तो बहुत तेज़ी से क्या है विकास करता है, यानी अभिवृद्धि होती है। इसमें हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी, हाथ पे पाँव उससे मजबूत होगा। लेकिन बाल्यावस्था आते आते क्या होगा? बाल्यावस्था में वो बहुत ही कम, यानी धीरे धीरे उसमें अभी क्या होगी? अभिवृद्धि होगी। तो यहाँ पर शेषावस्था क्या है? इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। ये फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि एक
भावी शिक्षक के रूप में आपको खालिस्तान की आवश्यकता होगी। भावी शिक्षक के रूप में आपको खालिस्तान की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। तो इस खालिस्तान में क्या आने वाला है दोस्तों? इसका सही आंसर है क्या रहने वाला था? एक भावी शिक्षक के रूप में यानी आप शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको खालिस्तान की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है डील, जुड़ने, तीसरा समझ, चौथा सहयोग। तो डील या डील थोड़ा ना करोगे आप, यानी बच्चों के साथ डील थोड़ा ना करोगे, जुड़ना जुड़ोगे ज़रूर। और समझ, इसका सही बेस्ट आंसर रहने वाला है वो क्या होगा? समझ सही आंसर रहने वाला है, यानी बच्चों को समझोगे सही से, यानी समझने की, छात्रों को समझने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समझ। तो सहयोग थोड़ा कम इफेक्टिव होता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर समझ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6th नंबर है कि क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया, पहला एरिक्सन यानी एरिन एरिक्सन, दूसरा है पियाजे, तीसरा है फ्राइड, चौथा है वाइगोत्स्की। तो क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना, नमक नहीं है दोस्तों, यहाँ नामक आएगा, ठीक है, यहाँ नामक आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जीन पियाजे। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? जीन पियाजे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। निर्देशात्मक विकास शब्द क्या सूचित करता है? दर, पहला ऑप्शन दर, दूसरा है सीमा, तीसरा है दिशा, चौथा है विशिष्ट गुण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निर्देशात्मक विकास शब्द है वो किसको सूचित करता है? यानी वो सही आंसर है इसका चौथा, विशिष्ट गुणों को क्या करता है? निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है किसको? विशिष्ट गुणों को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8वां कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण या फिक्सेशन से निर्भरता में, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा इधर कर लेते हैं, फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसका दिया हुआ है? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने, और उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई थी। तो निम्नलिखित अवस्था हमारे पास से 4 अवस्थाएं दी है। पहली है गुदी अवस्था, गुदा, एनल, सेकंड है मौखिक, ओरल बोलते हैं इसको, तीसरी है सुषुप्ता, लेटेंसी, सुषुप्ता यानी अदृश्यात्मक भी बोलते हैं इसको, और चौथी है लैंगिक या फैलिक। और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में ये 5th नंबर होती है भाई, लैंगिक। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में किसके निर्धारण या फिक्सेशन से निर्भरता क्या है? थोड़ा सही तरह, निर्भरता में सुधार होता है। तो किस में होता है? यानी मौखिक यानी ओरल। सही आंसर इसका क्या रहने वाला है? सेकंड रहने वाला है। सेकंड आंसर इसका सही है, मौखिक या ओरल बोलते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9th कि विकास हमेशा बच्चों की उम्र से मेल खाता है। विकास हमेशा बच्चों की उम्र से मेल खाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला दिया है निरंतरता, दूसरा दिया है एक समान पैटर्न, तीसरा है एकीकरण, चौथा है व्यक्तिगत भिन्नता। तो विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी के साथ विकास क्या धीरे धीरे निरंतर होता रहता है। यानी हम बता सकते हैं कि इस उम्र में ये विकास होना चाहिए, इस उम्र में ये विकास होना चाहिए। तो उसके साथ यानी यह खालिस्तान के सिद्धांत के कारण होता है। किसके सिद्धांत के कारण? इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा एक समान पैटर्न। इसका सही आंसर क्या होगा? एक समान पैटर्न के सिद्धांत के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला ऑप्शन दिया है गणितीय समस्याओं का समाधान करना, दूसरा है उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं। ठीक है भाई। तीसरा है उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठी और शिक्षक से बात करना,
चौथा है सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना और आसपास के समुदाय के साथ व्यस्त करना। तो ये तो गलत बात है कि आसपास के समुदाय के साथ व्यस्त करोगे तो बच्चा समझेगा कैसे, समस्या का तो निवारण नहीं हुआ। और थर्ड है इसकी समस्या के बारे में कक्षा में सहपाठी, समस्या के बारे में सहपाठी और शिक्षक बात करने से तो इसका समस्या का निवारण तो ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो पहला क्या, गणितीय समस्याओं को समझ, गणित, अब हमें ये तो नहीं पता है कि समस्या क्या है, ये तो नहीं पता ना कि हिंदी में है, इंग्लिश में है, किसमें है। तो यहाँ गणितीय समस्याओं का तो निवारण करना सही नहीं, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, सेकंड ऑप्शन है इसका सही रहने वाला है कि उन समस्याओं का समाधान करना जिनका वे अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, सामना करते हैं। यानी दैनिक जीवन में, यानी दैनिक दिनचर्या है उसमें वो किन समस्याओं को फेस करते हैं, उनको क्या करना, समाधान, उनका समाधान करना। तो ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 11 कि बच्चा किस उम्र में समझ दिखाना शुरू कर देता है। बच्चा है वो किस उम्र में समझ दिखाना, यानी ऐसा लगता है कि हाँ मैं इसको समझ आ रहा है, या वो सोचता है कि मेरे को सही समझ आ रहा है। तो ऐसा किस उम्र में भाषा, सॉरी दोस्तों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है कि बच्चा किस उम्र में समझ दिखाना शुरू कर देता है। तो सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती है, इसमें बच्चा किस उम्र में भाषा का आएगा शायद, इसमें क्या है, भाषा की, यहाँ क्या आने वाला है, भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। इसका भाषा, बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है, भाषा किस उम्र में, यानी पहला ऑप्शन दिया है जन्म से, दूसरा 3 महीने पर, तीसरा 6 महीने पर, और चौथा है 9 महीने पर। क्या दिया है, 9 महीने पर। तो किस उम्र में भाषा सीखना, भाषा की समझ दिखाना शुरू करेगा बच्चा, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 6 महीने का। 6 महीने का बच्चा है वो भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है, यानी वो कुछ न कुछ जैसे हम उसको बोलते हैं कि बेटा ये इधर देखो, ऐसे कुछ करते हैं, तो वो क्या करेगा, वो समझने लगता है कि हाँ मेरे को ये बोल रहे हैं, ये पापा ये बोल रहे हैं, मम्मा ये बोल रही हैं, ऐसे कुछ होता है, करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो यानी हमारी भाषा को समझने लगता है, भाषा की समझ दिखाना शुरू कब करेगा, 6 महीने का बालक है वो शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है। कोहलबर्ग है, उन्होंने कितने, वैसे तो 70 बताए थे 3, और इनको 6 अवस्थाओं में बांटा था कोहलबर्ग ने, और क्या थी, 11 कहानियाँ सुनाते थे, उनमें हिंज नामक की जो कहानी थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है, तो पूर्व परंपरागत नैतिकता, पहला ऑप्शन क्या है, पूर्व परंपरागत नैतिकता, दूसरा है परिपरंपरागत नैतिकता, तीसरा परंपरागत नैतिकता, चौथा है पश्च परंपरागत नैतिकता। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है, तो इसका सही आंसर आएगा पूर्व परंपरागत नैतिकता। पहला चरण क्या था, 3 स्तर थे, पूर्व परंपरागत, पश्च परंपरागत और बीच वाला था परंपरागत। ठीक है, तो पूर्व है परंपरागत नैतिकता। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्राइड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना की अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया। फ्राइड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया। तो फ्राइड ने कौन सा, पहला ऑप्शन चेतना, दूसरा आइसबर्ग, तीसरा लिबिडो, चौथा लैंडस्केप। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सिगमंड फ्राइड ने किस पर, चेतना पर बताया था ना, जैसे मनोविज्ञान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, वो तीसरी पीढ़ी में फ्राइड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था। चेतना को इसने, चेतना पर मतलब सहमति दी थी फ्राइड ने, सबसे ज़्यादा सहमति किसने दी, फ्राइड ने। लेकिन मैकडूगल थे, उन्होंने क्या है, चेतना शब्द को एक बुरा शब्द बताया था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल की बुक थी एक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसमें चेतना शब्द को क्या बताया, बुरा शब्द बताया। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि फ्राइड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, चेतना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें
प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है। कौन सा सामाजिक प्रेरक है? वो दूसरों को नियंत्रित कर रहा है और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है। तो पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा है उपलब्धि, तीसरा है संबंधन और चौथा है उद्देश्य। तो शक्ति यानी हम किसी पर प्रेशर डालकर तो उनको क्या नियंत्रित नहीं कर सकते, कि दूसरा ये कहेगा मैं तो ऐसा करूँगा तो ऐसा करूँगा, तो और हम अपनी शक्ति से उसको नहीं समझा सकते। दूसरा उपलब्धि, हमारी कोई उपलब्धि है उसके आधार पर उसको नहीं समझा सकते। लेकिन हमारा अगर उसके साथ दूसरे के साथ क्या है, संबंध अच्छे हैं, समाज में संबंध अच्छे हैं, तो हम क्या है उस पर कि दूसरों को नियंत्रित भी कर सकते हैं और अपना प्रभाव भी उन पर डाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? संबंधन, यानी संबंध द्वारा संबंधन। ठीक है, कौन सा सामाजिक प्रेरक है दूसरों को नियंत्रित और प्रभावित करने का आवश्यकता द्वारा वर्णित है? संबंधन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अगर अंगों की ओर का विकास दर्शाता है। शरीर के केंद्रीय भाग है, उससे परिधीय भाग बाहर की ओर यानी अग्र अंगों की ओर का विकास दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, दूसरा है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, तीसरा है सोपानीय विकास के सिद्धांतों को, चौथा है विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? यानी केंद्र भाग से परिधि की ओर का विकास दर्शाता है। कौन दर्शाएगा? एक होता है केंद्रीकृत, एक होता है विकेंद्रीकृत। तो यहाँ विकेंद्रीकृत इसका सही आंसर रहने वाला है। तो इसका सही आंसर फर्स्ट होगा केंद्रित विकास के सिद्धांतों को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की ऐसी संस्था है जहां, पहला ऑप्शन प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का होता है। विद्यालय की दिनचर्या का प्रमुख स्थान होता है क्या? नहीं। प्रमुख स्थान विद्यालय की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय के शिक्षकों का होता है और प्रमुख स्थान विद्यालयी बच्चों का होता है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? यानी विद्यालय में जो हम पढ़ाते हैं या समाजीकरण की भी अगर ज्ञान देते हैं तो वो क्या होता है? बाल केंद्रित होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर क्या है, प्रमुख स्थान किसको देना चाहिए? विद्यालय में बच्चों को। तो फोर्थ आंसर इसका सही है कि प्रमुख स्थान विद्यालयी बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालयी बच्चों का होता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यानी यूपी है, ये यूपी टेट का क्वेश्चन है दोस्तों कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? इसका सही आंसर है इलाहाबाद। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में क्या है? यूपी में कहाँ पर है? इलाहाबाद में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन स्किनर, दूसरा हल, तीसरा पावलोव, चौथा थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? स्किनर की ये बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से पढ़ना कि शिक्षा के तंत्रोपागम प्रणाली उपागम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? यानी पहले कौन सा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। तो ये सीक्वेंस से हमें बताना है। तो हिंदी का 1 नंबर की उद्देश्य परिभाषीकरण और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन, अनुदेशन प्रणाली का संश्लेषीकरण और विक्रियान्वयन, तीसरा परिणाम विश्लेषण और प्रणाली रूपांतरण, चौथा आवश्यकता अनुरूप व्यूह रचनाओं और शिक्षण सहायक सामग्री का चयन। तो इसमें अनुक्रम यानी शिक्षा के तंत्र उपागम है, उपागम के रूप में किसको अनुक्रम सही, कौन सा अनुक्रम है वह सही रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि विद्यार्थी है उनका पूर्व ज्ञान देखना चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान उनको कितना है वो हमें देखना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन तो होना चाहिए कि उद्देश्य परिभाषीकरण और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन। और मूल्यांकन कर लिया कि पूर्व ज्ञान इतना है, तो उसके बाद क्या करेंगे हम? सहायक सामग्रियाँ यानी आवश्यकता अनुरूप व्यूह रचनाओं और शिक्षण सहायक सामग्री का चयन। तो पहले 1 फिर 4 कौन से में आ रहा है? फर्स्ट में तो है 1 2 3 4, सेकंड में है 1 4 2 3 और थर्ड में है 1 3 4 2
और फोर्थ में है 1 2 4 3। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या आना चाहिए था कि उद्देश्य परिभाषीकरण और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन। तो पहला ऑप्शन सभी में है, तो पहला, फिर चौथा किसमें, सेकंड वाले। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सेकंड। और फिर क्या होना चाहिए, अनुदेशना प्रणाली का संश्लेषीकरण और क्रियान्वयन, फिर आएगा परिणाम विश्लेषण और प्रणाली रूपांतरण। दोस्तों ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दोबारा देख लेना, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा पीछे चलकर देख लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके खालिस्तान नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो थोड़ा सा इसमें किसी कर लेना दोस्तों, किसी भाषा की स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके खालिस्तान नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो पहला ऑप्शन है व्याकरणिक, दूसरा है वाक्यात्मक, तीसरा विभक्ति विषयक, चौथा है ध्वनि संबंधी। तो यहाँ ध्वनि संयोजनों का ही बोला है इसने, तो इसके खालिस्तान नियमों के अंतर्गत बताया जाए तो ध्वनि संबंधी आएगा। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ध्वनि संबंधी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं। यानी जब सोचने की प्रक्रिया है वो भाषा द्वारा, जब हम सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं तो दिमाग में जैसे सोचते हैं ना, तो हम कभी अपनी लैंग्वेज में, कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, है ना, कभी पंजाबी में, ठीक है। तो जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित, संज्ञानात्मक पक्ष, सामाजिक भाषा उद्धृत, संस्कृति प्रभावित। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, यानी भाषा द्वारा प्रभावित तो भाषा निर्धारित। सही आंसर क्या रहेगा, पहला ही कि भाषा निर्धारित। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं, पूरा क्वेश्चन आ जाए, कि स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि खालिस्तान में अंतर्निहित है। तो स्व जागरूकता, संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना आदि है, वो किसके अंतर्निहित है। पहला ऑप्शन है संज्ञान बोधन, दूसरा ध्यान, तीसरा समायोजन, चौथा केंद्रीकरण। तो यहाँ पर ज्ञान की बात हो रही है, योजना बनाने की, समीक्षा करने की, संशोधन करने की, तो ऐसा किसमें होता है, यानी हमारे पास जो ज्ञान है उसके आधार पर, तो संज्ञान बोधन। इसका सही आंसर क्या रहेगा, संज्ञान बोधन। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जज्जोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव, जज्जोंग के वैज्ञानिक है, उनका मानना है कि संज्ञान और भाव खालिस्तान होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं, एकीकृत होते हैं या अनन्य क्रिया होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसका सही आंसर रहने वाला है स्वतंत्र। जज्जोंग के अनुसार क्या है कि संज्ञान और भाव क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, कि खालिस्तान महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों, शब्दों को मिलाएंगे फिर छोटे छोटे वाक्यों में बोलेंगे, चाहे वो सार्थक हो चाहे नहीं। जैसे बोलते हैं ना, मम्मा पानी खा रही है, तो ऐसा क्या है, सार्थक तो नहीं, क्या आएगा, अर्थ तो किसका क्या होगा इसका, कि मम्मा खाना खा रही है, तो या फिर खाना पी रही है, तो नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, 18 से 24 महीना, 24 से 30 महीना, 30 से 36 महीना और 12 से 18 महीना। तो यहाँ कौन सी आयु के बच्चे वो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलेंगे, कौन सी आयु के, इसमें आएगा सही आंसर क्या रहने वाला है इसका, 18 से 24 माह के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे शब्दों को मिलाएंगे और छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ऐसा कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है सामूहिकता की प्रबलता, सेकंड है जिज्ञासा की कमी, थर्ड है अभिवृद्धि में स्थिरता और चौथा है समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो विशेषता, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो सामूहिकता की प्रबलता होती है, अभिवृद्धि में स्थिरता, बाल्यावस्था अभी बताया था ना मैंने कि अभिवृद्धि यानी उसकी वृद्धि एक बाल्यावस्था में आते आते एक साथ ऐसे स्थिर सी हो जाती है। ठीक है, और चौथा समूह है खेलों में सहभागिता, बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं, समूह में खेलते हैं ना। ठीक है, तो जिज्ञासा की कमी नहीं होती बाल्यावस्था में, जिज्ञासा की तो क्या है, वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा,
बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? जिज्ञासा की कमी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक है। सेकंड है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता नैतिक परिपक्वता बीच सहयोग का समर्थन किया है। थर्ड है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। चौथा है यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों कि कोहलबर्ग के सिद्धांत है वो किसके योगदान के रूप में निम्नलिखित किसे माना जा सकता है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा? फोर्थ कि यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। नैतिक तर्क और कार्यवाही है उनमें क्या है? स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए नई भाषा सीखने के लिए? पहला अक्षरों में शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? अक्षर। ठीक है, अक्षरों से या शब्द। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? कोई भाषा सीखेंगे तो अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्यता से क्या है हम भाषा को सीखने का प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या रहेगा दोस्तों कि पहला है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ज्ञान होगा, पहले अनुप्रयोग नहीं कर सकते तो ये तो नहीं होगा। यहाँ मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध ये भी नहीं होगा क्योंकि मूल्यांकन तो अंत में होता है और यहाँ मूल्यांकन फिर ये आ गया। और फोर्थ है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ज्ञान, कि हम वस्तुओं के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। और अवबोध क्या होता है? यानी कोई तुलना करना, कोई वस्तुओं में तुलना करना सीख जाते हैं तो ये अवबोध हो गया। उस तुलना के द्वारा कोई चीज़ों का अनुप्रयोग, उन वस्तुओं को प्रयोग में लाने करते हैं। विश्लेषण यानी उनको कोई वस्तुओं को अलग अलग विभाजित, उनके पार्टों में विभाजित करके हम सीखते हैं, फिर उनको एक निचोड़ निकाल कर, कोई भाषा है जैसे उसका निचोड़ निकाल कर संश्लेषित करते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं कि सही कौन सी हद तक ये सही है या नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? फोर्थ, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। अभी बताया ना, अवबोध स्तर किसमें होगा? तुलना में। तो इसका सही आंसर थर्ड होगा, तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, उसको सुनाई दिया ना। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो सुनकर ही करेगा, यानी दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्येक संवेदना। तो इसमें ध्वनि संवेदना इसका सही आंसर आएगा। सर लेके सुन दो ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक संक्रिया, तो पियाजे ने कितनी 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली थी गहमक संवेदी अवस्था, दूसरी थी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथी थी औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो यहाँ पर प्राक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी थी? ये है सेकंड वाली। तो सेकंड वाले में इसमें कितना आएगा? 2 से 7 वर्ष। कितना? 2 से 7 वर्ष ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मनोसामाजिक भाषा विकास से संबंध है? कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? कौन सा है? भाषा विकास पर किसने दिया था? नोम चॉम्स्की ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरोह। गिरोह क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। गिरोह होता है कोई आपराधिक कार्य करने वाला, कोई बालक है या कोई व्यक्ति है जो आपराधिक कार्य करता है तो वो गिरोह कहलाता है ना। ठीक है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग या विलंब विकास से संबंधित है? तो बालक में किस आयु वर्ष से गिरोह की अवस्था स्टार्ट होती है? यानी उसमें वो गंदे कार्य या आपराधिक कार्य स्टार्ट कर सकता है अगर सही दिशा नहीं दी जाए तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? पहला है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो इसका सही आंसर थर्ड रहेगा। 8 से 10 वर्ष का बालक है, ये बाल्यावस्था है ना, इसमें ही वो क्या करता है? ये गिरोह की अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तृतीय अवस्था पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास में? 4 अवस्थाएं। पहली संवेदी गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक, चौथी औपचारिक
संख्यात्मक अवस्था। तो तृतीय अवस्था कौन सी है? मूर्त संख्यात्मक अवस्था, मूर्त संख्यात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? पहला है सहायतापरक व्यवहार, दूसरा है प्राथमिक लक्ष्य, तीसरा है मूल प्रवृत्ति, चौथा है आक्रामकता की आवश्यकता। तो सामाजिक मूल्य कौन सा है? समाज में रहकर हम क्या करते हैं? एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कहाँ है? मूल प्रवृत्ति नहीं है, आक्रामकता नहीं होनी चाहिए, प्राथमिक लक्ष्य भी नहीं, तो यहाँ पर सहायतापरक व्यवहार। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? सहायतापरक व्यवहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो जल्दी करते हैं थोड़ा सा। कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? स्वतः शोध, एल्गोरिथम, मानसिक वृत्ति, प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कि पश्च अन्वेषण और साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो ये स्वतः शोध के होंगे। सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? स्वतः शोध। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कि विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। ये अचम का क्वेश्चन है भाई। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या रहेगा? एक तंत्रीय निर्णय करना, व्यक्तिगत कार्य करना, सहभागी उत्तरदायित्व, निर्णय दृढ़ता। दृढ़ता तो नहीं होनी चाहिए, नहीं चाहिए निर्णय में। एक तंत्रीय भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रजातांत्रिक है, व्यक्तिगत भी नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सहभागी उत्तरदायित्व, यानी सभी का इसमें भागीदारी होनी चाहिए। इसका सही आंसर थर्ड रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यालय में छात्र रजिस्टर यानी पंजिका संधारण के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? विद्यालय में छात्र की जो रजिस्टर या पंजिका होती है उसके संधारण के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? तो जन्म दिनांक होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक स्तर, प्रवेश दिनांक, पिताजी का नाम। ये तो इम्पोर्टेंट है, पिताजी का नाम तो होना चाहिए, प्रवेश दिनांक भी होना चाहिए, जन्म दिनांक भी। लेकिन सामाजिक आर्थिक यानी उसके रजिस्टर में सामाजिक आर्थिक के बारे में उन्हें क्या लेना है कि बच्चा कैसे, इनकी कितनी आर्थिक आय है वो है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए अपेक्षित नहीं है, तो सामाजिक आर्थिक स्तर ये आंसर का सही रहेगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वार है। हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वार है। इस कथन और शिक्षक सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान शिक्षक नहीं है, शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के लिए सहयोगी है? हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या करती है? ज्ञान प्राप्त करती है। ज्ञान प्राप्त के द्वारा इस कथन से है वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अधिगम हमें करवाएगा, यानी लर्निंग कराएगा, हमें सिखाएगा? तो यहाँ पर पहला है चखना और सूंघना। तो चखने से और सूंघेंगे तो हमें कई बार सही जानकारी हो भी जाती है, नहीं हो भी होती, और चखने भी ऐसा ही चखने के लिए, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा है सूंघना और देखना, सूंघना इसमें आ गया। स्पर्श करना और सुनना, और एक और देख लेते हैं, सुनना और चखना, इसमें भी चखना है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? स्पर्श करना और सुनना। स्पर्श करके हम देख सकते हैं कि खुरदरा है, मुलायम है, सॉफ्ट है, कैसा है। तो स्पर्श करने से हमें सबसे ज़्यादा अधिगम होगा, हमें लर्निंग ज़्यादा होगी। और सुनकर हम किसी चीज़ को सही से सुनकर हम क्या कर सकते हैं? अधिगम सबसे अधिक ग्रहण कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर थर्ड ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास। तो इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये एक HW के रूप में है आपके लिए। तो आप इसका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।